नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ निकिता सजवान। ममगई बुलेटिन की शुरुआत से पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। नैनीताल को सीएम धामी ने दी 13 विकास परियोजनाओं की सौगात, पौधारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। बोले डबल इंजन की सरकार में तेजी से हो रहा विकास। अधूरे कार्यों पर फूटा देहरादून डीएम आशीष चौहान का गुस्सा। अंडरग्राउंड केबल परियोजना की देरी पर हुए नाराज। अधीक्षण अभियंता पर गिरी गाज, वेतन रोकने के निर्देश। पाकिस्तानी कनेक्शन मामले में हुई एक और गिरफ्तारी। रुड़की की पूजा को जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया गिरफ्तार। संदिग्ध ट्रांजैक्शन मामले में सोनम की राजदार। और प्रदेश के कई जिलों में हुई झमाझम बारिश। अगले 3 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट। आंधी तूफान और बिजली गिरने का भी खतरा। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नैनीताल की खबर से। नैनीताल के भीमताल में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने 13 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही सीएम ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। बता दें कि सीएम धामी ने नैनीताल में प्रमुख झीलों का निरीक्षण भी किया और भीमताल झील के सौंदर्यीकरण के लिए अधिकारियों के साथ बैठक कर 24 करोड़ से ज्यादा की योजना तैयार की। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर रुड़की में समर्पण संस्थान ने पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया। मंत्री ने समर्पण संस्थान के प्रयासों की सराहना करते हुए लोगों से पौधे लगाने की अपील की। तो पर्यावरण दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। समर्पण संस्था द्वारा हर वर्ष की बात इस वर्ष भी पर्यावरण दिवस पेड़ लगाकर मनाया गया। यहाँ हम लोगों ने आज विकास खंड शिक्षा अधिकारी के यहाँ पे कैंपस में जो है पौधे लगाए हैं और पर्यावरण दिवस पे नहीं लोगों को सभी रोज जो है पेड़ों को लगाना है। पेड़ों को लगाने का ही काम नहीं बल्कि इनको संरक्षण करने का, इनको रक्षा करने का, इनको बचाने का भी हम लोगों को संकल्प लेना है ताकि जो पेड़ हम लगाएं, एक पेड़ माँ के नाम, वो लगातार चलता रहे और वो फल दे, छाया दे और आने वाले समय में पर्यावरण को शुद्ध रखे। चंपावत में भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन विभाग ने कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें पर्यावरण संरक्षण, पौधारोपण और स्वच्छता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे ने लोगों से पेड़ लगाने की अपील की। वहीं जिला अधिकारी मनीष कुमार ने भी प्रदूषण रोकने और स्वच्छता बनाए रखने पर जोर दिया। और आज जो विश्व अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, उन समस्याओं का हल पर्यावरण संरक्षण में ही है। और मैं अगर आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपने घरों के आसपास, अपने विद्यालयों में, अपने जो भी परिसर हैं उनमें वृक्ष लगाएं। और अगर वृक्षों की अगर कहीं से किसी को आवश्यकता होगी तो वो वन विभाग से संपर्क कर सकता है। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन की टीम जल्द तैयार होने जा रही है। खास बात यह है कि राष्ट्रीय संगठन की टीम में उत्तराखंड के कई चेहरे को शामिल किया जा सकता है क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तराखंड दौरे के दौरान ही अपनी नई टीम के लिए कई चेहरों का सिलेक्शन कर दिया। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन की टीम जल्द होगी तैयार। उत्तराखंड के नेताओं को मिलेगा मौका इस बार। नितिन नवीन ने पसंद किए चेहरे। उत्तराखंड से किसे मिलेगी टीम में जगह? उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बीजेपी के भीतर आने वाले दिनों में बड़े सांगठनिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में मिशन 27 यानी आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बड़े लेवल पर जिम्मेदारियों में फेरबदल की तैयारियां चल रही है। हालांकि इसकी शुरुआत संगठन महामंत्री अजय कुमार से हो चुकी है, जिन्हें अब राजस्थान में संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन इस समय चर्चा का केंद्र ये भी बना है कि पुराने कद्दावर नेताओं को राष्ट्रीय संगठन टीम में शामिल किया जा सकता है। और सुखबगाहट है कि 3 दिन के दौरे में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम के लिए कुछ चेहरे भी पसंद कर लिए हैं। इन चेहरों में एक पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व या वर्तमान सांसद को राष्ट्रीय संगठन या किसी विशेष राज्य की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इस समय जो नाम काफी चर्चाओं में चल रहा है वो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी का है। हालांकि उत्तराखंड बीजेपी की माने तो उनका कहना है कि राष्ट्रीय संगठन की टीम में उत्तराखंड से किन सीनियर लीडर्स को जगह मिलेगी, इसका निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी दोनों ही दिग्गज और अनुभवी नेता हैं और ऐसे में अगर इन्हें जिम्मेदारी मिलती है तो ये उत्तराखंड बीजेपी के लिए गौरव की बात होगी। राष्ट्रीय संगठन में कौन आएगा
किसको लिया जाएगा, इसका निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करना है और राष्ट्रीय जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उसने करना है। आप जो नाम ले रहे हैं वो सब वरिष्ठतम नेता हैं और उनमें से अनिल बलूनी जी पहले से वहाँ काम कर रहे हैं और त्रिवेंद्र रावत जी हमारी पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, पहले भी विभिन्न राज्यों के प्रभारी रहे हैं और जो भी निर्णय होगा, अनुभवी व्यक्ति हैं और जो भी निर्णय होगा इनके बारे में वो पार्टी हाईकमान ने लेना है और निश्चित रूप से अगर जिम्मेदारी मिलती है तो हमारे उत्तराखंड के लिए गौरव की बात होगी और अच्छी बात होगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इसे बीजेपी के अंदर चल रही अंदरूनी कलह और गुटबाजी को बैलेंस के नजरिए से देख रही है। प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से ठीक एक दिन पहले जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास पर बैठक बुलाई गई और इस बैठक में त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी को बुलाया जाना ये बताता है कि पार्टी के भीतर गुटबाजी चरम पर है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस प्रकार से गुटबाजी चल रही है वो जग जाहिर है। नितिन नवीन जी के उत्तराखंड दौरे से पहले एक दिन पहले मुख्यमंत्री निवास पर बैठक हुई, उस पर इन दो नेताओं को बुलाया गया, उनसे चर्चा करी गई कि भाई हम आपको राष्ट्रीय संगठन में हम लोग लेंगे। अगर उनको भरोसा नहीं दिया जाता तो मैं समझता हूँ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति होती राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने, वो जग जाहिर है। आज ये पूरे प्रदेश के अंदर इनमें आपसी समन्वय नहीं है, कोई ऐसा काम प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा। इनके विधायक, इनके पूर्व मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि देवभूमि में जो देवभूमि की हमने कल्पना करी थी वो स्वरूप खत्म हो चुका है। 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से संगठन में पकड़ रखने वाले नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड ने केंद्र सरकार को लोकसभा की 5 सीटें जीत कर दी हैं। ऐसे में उम्मीद है कि राष्ट्रीय संगठन की टीम में पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद या फिर वर्तमान सांसद में से किसी को मौका मिल सकता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार ने बीजेपी नेता जोत सिंह बिष्ट को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इसी क्रम में शुक्रवार को जोत सिंह बिष्ट ने ग्रामीण अभियंत्रण सेवा परिषद के उपाध्यक्ष पद पर ज्वाइनिंग की। इस मौके पर जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया, इसके लिए मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं और मेरी कोशिश रहेगी कि ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर की जाए। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री महेंद्र भट्ट जी, दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुझे ग्रामीण निर्माण विभाग में जो परिषद का उपाध्यक्ष बनाकर के दायित्व सौंपा है। मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके उस पर खरा उतर करके दिखाऊंगा। और साथ ही ये जो विभाग है मेरा जाना पहचाना विभाग है। मैं ब्लॉक प्रमुख रहा, जिला पंचायत मेंबर रहा, गाँव की राजनीति में मेरा लंबा समय जीवन का गुजरा है और ये ग्रामीण निर्माण विभाग गांव के विकास कार्यों को करने का काम करता है, पंचायतों में काम करते हुए मुझे उसका जो अनुभव है। 2027 में हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने अपने नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है। हारी हुई सीटों पर बीजेपी का फोकस रहने वाला है। 60 पार का लक्ष्य पूरा करने और हारी हुई सीटों पर जीत हासिल करने की जिम्मेदारी बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और अजय भट्ट को दी गई है। दोनों ही दिग्गजों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा ये टास्क, इस रिपोर्ट में देखिए। 2027 चुनाव के लिए बीजेपी नेताओं को मिली जिम्मेदारी। हारी सीटों पर मारेंगे बाजी। त्रिवेंद्र सिंह रावत और अजय भट्ट के लिए बड़ी चुनौती। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। पार्टी नेताओं की जिम्मेदारी तय करने के लिए बीजेपी ने कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है, जिससे समय रहते चुनाव प्रबंधन और चुनावी रणनीति का सही उपयोग किया जा सके। बीजेपी ने चुनावी रणनीति के तहत अब पार्टी नेताओं की दोहरी जिम्मेदारी तय कर दी है। पहले प्रदेश भर में संगठन को मजबूत करने के लिए नेताओं को 100% देना होगा। उसके बाद पिछले विधानसभा चुनाव में जिन सीटों को हार गए थे उन्हें वापस जीतने के लिए काम करना होगा, ताकि अब की बार 60 पार का लक्ष्य पूरा हो सके। बीजेपी के नेताओं में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य त्रिवेंद्र सिंह रावत और अजय भट्ट के लिए है, क्योंकि दोनों ही नेता जिन लोकसभा क्षेत्र से आते हैं वहां पर बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग अंतिम पायदान पर पहुंची थी। हरिद्वार जनपद में 11 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी को यहां सिर्फ 3 सीट पर जीत मिली और 8 सीटों पर मुंह की खानी पड़ी। ऐसे ही उधम सिंह नगर में 9 विधानसभा सीटों में मात्र 4 सीट ही जीत पाई।
जबकि 5 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के लिए चुनौती इस रूप में भी है कि कांग्रेस सत्ता में वापसी का सपना देख रही है, इसीलिए वो बीजेपी की हर रणनीति पर नजर बनाए हुए है। बीजेपी को गढ़वाल मंडल में देहरादून, टिहरी जनपद से ज्यादा सीटें मिली थी, इसीलिए बीजेपी का फोकस अब तराई की सीटों पर है। बीजेपी इसी रणनीति को सफल बनाने के लिए कोर कमेटी के सभी सदस्यों को इन हारी हुई सीटों पर कम से कम 24 घंटे बिताने का लक्ष्य दे रही है। निश्चित रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब यहाँ आए थे तो इसमें विस्तृत रूप से चर्चा हुई, विशेषकर उन सीटों पर जो हमारी हारी हुई सीट है और उन बूथों पर जिन बूथों को हम लगातार हार रहे हैं, उन बूथों पर भी, जीती हुई सीटों के में भी जिन बूथों में हमारी हार हुई है उनमें भी माननीय अध्यक्ष जी का फोकस है। और अध्यक्ष जी ने सबको निर्देशित भी किया है, माननीय जिलाध्यक्षों को, माननीय विधायकगणों को, माननीय पार्टी के उम्मीदवारों को भी, पार्टी के दायित्वधारियों को भी हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जिन बूथों पर हम हारे हुए हैं उनको भी हमने जीतना है और जिन सीटों पर हम हारे हुए हैं उन सीटों को भी हमने जीत में उनका परिणाम हमने जीत में बदलना है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गांव-गांव चलने की रणनीति बीजेपी ने बनाई है, जिसमें 5 जून से लेकर 25 जून तक पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम संचालित होंगे। सांसद, मंत्री, विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री सभी को इन कार्यक्रमों में सम्मिलित होने और विधानसभा सीटों में विचार गोष्ठी करने के लिए कहा गया है। देखिए, 12 साल के विकास के कार्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव जा रही है। उसके लिए हमने विस्तृत कार्यक्रम कार्य योजना तैयार की हुई है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून का से हम लोग अपने कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे और 25 जून आपातकाल का जो दिन है उस दिन तक के कार्यक्रम चलेंगे। हमने सभी सांसदों, विधायकों, पूर्व मुख्यमंत्री सब लोग 24 घंटे के विधानसभा के प्रवास पर रहेंगे। हर विधानसभा के अंदर कार्यक्रम श्रृंखला होगी, प्रबुद्ध गोष्ठी होगी और देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी विकास कार्य हुए हैं उन सारे विकास कार्यों के विषय को लेकर गोष्ठी में विषय रखा जाएगा। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी भले ही प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई, लेकिन 2017 के मुकाबले 2022 विधानसभा चुनाव में 10 सीटें कम हुई। साथ ही सबसे बड़ा झटका तराई की सीटें, जहां हरिद्वार में 8 और उधम सिंह नगर में 5 सीटों पर हार मिली, जिसमें अब बीजेपी हर सीट के लिए अलग अलग रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि क्या बीजेपी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी। क्या दोनों ही दिग्गज नेता आगामी चुनाव में हारी हुई सीटों को पार्टी की झोली में डालकर 60 पार का लक्ष्य पूरा कर पाएंगे? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। क्या वाकई में खराब मौसम के चलते राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया या फिर इसके पीछे कुछ और साजिश थी? ये सवाल उठाया है पूर्व सीएम हरीश रावत ने। दरअसल राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा खराब मौसम के कारण रद्द हो गया था, लेकिन इस पर हरदा ने संशय जारी किया है। रिपोर्ट देखिए। क्या खराब मौसम बना राहुल गांधी के दौरे में बाधा या फिर राहुल के खिलाफ हुई साजिश? हरदा ने हेलीकॉप्टर न उड़ने पर उठाए सवाल। सवालों के घेरे में हेली कंपनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंबे समय बाद उत्तराखंड दौरे पर आ रहे थे, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया, जिस कारण राहुल का दौरा रद्द करना पड़ा। लेकिन अब इसे लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सवाल उठा दिए हैं। हरदा ने हेली कंपनी को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल पूछा है कि जब बाकी हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकते थे तो फिर राहुल गांधी का क्यों नहीं? दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा खराब मौसम की भेंट चढ़ गया। राहुल पौड़ी और अल्मोड़ा में सभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका और वो वहां पहुंच नहीं पाए। इसके बाद उनका देहरादून का भी दौरा कैंसिल कर दिया गया। इन सब के बाद पूर्व सीएम ने हेलीकॉप्टर न उड़ने को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। हरीश रावत ने डीजीसीए और यूकाडा से सवाल किया है। हरीश रावत ने कहा कि जब दूसरे हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे तो राहुल जी का हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उड़ पाया? जवाब दे कौन, डीजीसीए, यूकाडा या हेली कंपनी? राहुल गांधी जी को अल्मोड़ा पधारना था। पूरा अल्मोड़ा ही नहीं, सारा कुमाऊं मंडल हजारों हजार की संख्या में एक विशाल जमावड़े के रूप में राहुल गांधी जी को सुनने के लिए उनका इंतजार कर रहा था।
उन्हें पौड़ी भी पहुंचना था। वहां सुबह से हमारे पूर्व सैनिकगण एकत्रित हुए थे। कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। देहरादून में कार्यकर्ताओं की बैठक थी, उसके लिए भी बहुत उत्साहपूर्ण तैयारियां थी। लेकिन अचानक सूचना आई कि राहुल गांधी जी का हेलीकॉप्टर मौसम खराब होने के कारण लैंड नहीं हो पाएगा। इतना ही नहीं, हरीश रावत ने कहा कि राहुल गांधी को पंतनगर वापस जाना पड़ा और फिर वहां से उन्होंने अल्मोड़ा में एकत्रित सभी कांग्रेस जनों, भाई बहनों को टेलीफोन के माध्यम से संबोधित किया। लेकिन इसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। ये सवाल इसलिए ज्यादा उठे क्योंकि सरकार द्वारा संचालित सर्विसेज वाले हेलीकॉप्टर, जिनकी एजेंसी यूकाडा और डीजीसीए द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है, ये यथावत चले हैं। अल्मोड़ा से हल्द्वानी हेलीकॉप्टर पहुंचे हैं और हवाई रास्ता वही है जिस रास्ते से राहुल गांधी जी के हेलीकॉप्टर को पंतनगर से अल्मोड़ा आना था। उन्होंने ये भी कहा कि जिस वायु मार्ग से सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर आए हैं, तो हमारा डबल इंजन हेलीकॉप्टर कैसे नहीं आ सका। कहीं न कहीं या तो हेली कंपनी या डीजीसीए या यूकाडा में से किसी को जवाब देना चाहिए। देश के प्रतिपक्ष के नेता अल्मोड़ा क्यों नहीं पहुंच पाए, उनका हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उड़ पाया, जबकि दूसरे हेलीकॉप्टर उसी वायु मार्ग से उड़ान भर पाए और संचालित भी हुए। यहाँ बड़ा सवाल है। पायलट और हेली सर्विसेज इन्हीं संस्थाओं के द्वारा संचालित होती है। ये गंभीर प्रश्न आम लोगों के दिमाग में उठ रहा है। बता दें कि लंबे समय बाद राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रहे थे, जिससे पार्टी नेताओं को काफी उम्मीदें थी और 2027 चुनाव की रणनीति को अमलीजामा पहनाने का प्लान तैयार था। लेकिन खराब मौसम के कारण राहुल गांधी जनता के बीच पहुंच नहीं पाए। हालांकि राहुल गांधी ने हेली कंपनी पर किसी तरह का कोई आरोप तो नहीं लगाया, लेकिन अब हरदा ने इस मामले को तूल दे दिया है। देखना होगा कांग्रेस इस मुद्दे को कैसे भुनाती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। और देहरादून में यूपीसीएल की अंडरग्राउंड केबल परियोजना के तहत महीनों से अधूरे पड़े कार्यों पर जिलाधिकारी का गुस्सा फूट पड़ा। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने एसएसपी के साथ जीएमएस रोड से सहारनपुर चौक तक यूपीसीएल की अंडरग्राउंड केबल परियोजना का निरीक्षण किया, जहां डीएम ने कार्यों की रफ्तार और अव्यवस्था पर नाराजगी जताई और अधिक्षण अभियंता का वेतन रोकने के निर्देश दिए। साथ ही 5 दिनों के अंदर कार्य पूरा न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस संबंध में जो हमारी रोड कटिंग के थ्रू जो यूटिलिटी शिफ्टिंग के माध्यम से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को हम लोग जो परमिशंस देते हैं, उसका रिव्यू किया गया था 2-3 दिन पहले, और उस रिव्यू में प्रोग्रेस स्लो होने और जो पब्लिक को डिस्कम्फर्ट है उसे देखने के लिए आज स्पॉट इंस्पेक्शन किया गया। तो यूपीसीएल की जो अंडरग्राउंड केबलिंग का काम हो रहा है वो बहुत स्लो स्पीड में होने के कारण जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सारे एस्पेक्ट्स को देखा गया। जो मेंबर सेक्रेटरी एससी पीडब्ल्यूडी हैं वो भी साथ में थे, और मॉनसून सीज़न से पहले इस काम को वॉर फुटिंग पे करवाए जाने के मेरे द्वारा डायरेक्शंस भी दिए गए, और यूपीसीएल को बेटर तरीके से ज़्यादा टीम्स को डिप्लॉय करते हुए काम करने के लिए ये डायरेक्शंस मैंने भी दिए। हरिद्वार में आगामी कांवड़ यात्रा और कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बहादुराबाद बाईपास से जगजीतपुर तक निर्माणाधीन फ्लाईओवर कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। डीएम ने निर्देश दिए कि 30 जून तक सभी कार्यों को तय समय पर पूरा कर लिया जाए। देखिए, अभी हमारे हरिद्वार से रिंग रोड का निर्माण हो रहा है, उसको कुछ कार्य कावड़ से पहले और कुंभ से पहले संपूर्ण रिंग रोड का निर्माण करने के जो हमारी जो टारगेट्स हैं उसका निरीक्षण किया गया है। आज इसमें बहादुराबाद से लेकर जो हमारी रिंग रोड जगदीशपुर या मेडिकल कॉलेज से होते हुए फिर नजियाबाद हाईवे पे कनेक्ट हो रही है, उसमें कहाँ तो अभी भी कुछ कोऑर्डिनेशन के इश्यूज हैं, उसको रिजॉल्व किया गया है। जहाँ पर भी निर्माण है उसका निरीक्षण भी किया गया है, गति बढ़ाने के लिए एनएच को भी, और साथ ही जो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको डेडलाइन दी गई है। कुंभ से पहले हमें सभी कार्य पूर्ण करने हैं, और उसके लिए जो ट्रैफिक का जो प्लान है, जो पार्किंग का प्लान है, उसी के अनुसार बनाया जा रहा है। तो इसी क्रम में लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। नैनीताल के भीमताल ब्लॉक सभागार में ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में जन संवाद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जबरानी बांध परियोजना के अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई। बैठक में सोलर लाइट वितरण में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा और प्रभावित ग्राम पंचायतों को योजना से बाहर रखने के मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। तो अधिकारियों को बुला करके और जनप्रतिनिधियों को बुला करके उन दोनों का आमना सामना करा करके जो भी उनकी छोटी मोटी समस्याएं थी या बड़ी समस्याएं थी, विशेष रूप से सोलर लाइट के वितरण में बहुत ज़्यादा बंदरबाट की जा रही थी, जिसमें जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की जा रही थी, खासतौर से क्षेत्र पंचायत सदस्यों की। तो उस समय में उन्हें स्पष्ट निर्देश दे दिए कि इसमें किसी भी जनप्रतिनिधि की अनदेखी न करें,
और सोलर लाइट नियमतः वहीं लगाएं जहां बाघ का आतंक है, जहां खतरा है, और उन्हीं गाँव में लगाएं। दूसरा, कुछ गाँव छूट गए जैसे बान्ना है, पिंडो है, आपका रानीबाग है, आपका मलवाताल है, तो इन गाँवों को भी शामिल किया जाए। नैनीताल के डीएसए मैदान में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने 100वीं ऑल इंडिया ट्रेड्स कप हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। इस प्रतियोगिता में देश भर की 49 टीमें भाग ले रही हैं। वहीं प्रतियोगिता के शुभारंभ से पहले पूर्व तल्लीताल से डीएस मैदान तक भव्य शोभा यात्रा निकालेगी। इस दौरान ओलंपियन राजेंद्र रावत और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी नरेंद्र बिष्ट और ललित शाह को सम्मानित किया गया। चंपावत में नगर पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने नवीन राम को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी प्रदेश मंत्री निर्मल मेहरा ने पार्टी प्रत्याशी की जीत का दावा किया है। वहीं दर्जा राज्य मंत्री हेमा जोशी और बीजेपी महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष दीपा जोशी ने भी बीजेपी की जीत का दावा किया है। नेताओं का कहना है कि विकास को नई दिशा देने के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध है और पार्टी को जनता का समर्थन मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी की घोषणा के हम लोग को नगर पंचायत बनी और उसका प्रशमन होने के बाद चुनाव भी 9 तारीख को वहाँ चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी से नवीन कुमार जी को वहाँ पर को अधिकृत किया गया है और बहुत अच्छा वहाँ पर को प्रचार प्रसार अभियान चल रहा है और हम पूरा यकीन है कि हम अच्छे मतों से नगर पंचायत पार्टी की अध्यक्ष की सीट को जीतेंगे। और रुड़की में पाकिस्तानी कनेक्शन मामले को लेकर एक और गिरफ्तारी हुई है। रुड़की की शिक्षिका सोनम की गिरफ्तारी के बाद उसकी करीबी सहेली पूजा को भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि जांच में पूजा की भूमिका संदिग्ध धनराशि के लेन देन में सामने आई है। डिजिटल साक्ष्यों और पूछताछ में दोनों के व्हाट्सएप से संपर्क में रहने की जानकारी मिली। जम्मू कश्मीर पुलिस पूजा को ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले गई है। मामले में नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जाँच की जा रही है। ये जो कठुआ पुलिस कठुआ जनपद है JNK में, वहाँ की लखनपुर पुलिस है। वहाँ पे एक UAPA के अंतर्गत एक मुकदमा लिखा गया जिसमें कि एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक सोनम नाम की महिला का नाम आया था और उसके द्वारा कुछ अकाउंट्स में पैसे प्राप्त करके बताया गया अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे। उसी संबंध में ये विवेचना करते हुए इसमें एक पूजा नाम की लड़की है, उसका नाम आया है। ये ग्रेजुएट है, 25 साल उम्र है और ये उसकी मित्र है सोनम की, जिसको पूर्व में अरेस्ट किया गया है। और पूछताछ जो हुई है उसमें इसने ये बताया है कि सोनम जो ये काम कर रही थी ट्रांजैक्शन का, उसने पूजा से ये कहा कि मेरे अकाउंट से ट्रांजैक्शन लिमिट रीच हो गई है और मेरे अकाउंट से ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं और उसने कुछ रकम इसके अकाउंट में फिर ट्रांसफ़र्स हुए और इसको फिर जो अकाउंट्स आगे बताए गए थे इसके द्वारा उसमें पैसा ट्रांसफ़र किया गया। तो इसमें जब ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज देखी गई तो जब इन्वेस्टिगेशन में आया है उनकी, तो फिर इसको अरेस्ट करके ट्रांजिट रिमांड लेके फिर कठुआ जनपद में लखनपुर पुलिस अपना ट्रांजिट रिमांड में इनको ले गई। देहरादून में मिस टीन उत्तराखंड 2026 सीजन के 5 के लिए प्रतियोगिता शुरू हो गई है। एम्बलिश टैलेंट मैनेजमेंट ने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया। शुक्रवार को राजपुर रोड स्थित दून ज्वेलर्स में मिस टीन उत्तराखंड फ्रेश फेस प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रतियोगिता के लिए ऑडिशन के बाद चयनित 20 फाइनलिस्ट ने इस राउंड में हिस्सा लिया। दून ज्वेलर्स के संचालक का कहना है कि इस मंच से प्रदेश की युवा प्रतिभाओं को अपनी क्षमता और व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। इसका उद्देश्य मेनली है, हमारा तो बिज़नेस ही हमेशा फीमेल्स के लिए है और अपने स्टेट की लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए वो जीवन में आगे बढ़ सकें, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, ये हमारा अपना मोटिव है इसके पीछे। तो ये कब से करवा रहे हैं और आगे क्या प्लान है आपका? ये हमारा तीसरी बार का स्पॉन्सरशिप है और ख्याति जी ने इसके अंदर हमें ही मोटिवेट किया। हमारे को पहले इतना आइडिया नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि अपने स्टेट के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उनके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक जाके खड़े हो सकते हैं और उसमें छोटा सा योगदान हमारा है, तो ये सोच के खुशी होती है। देहरादून के थानो क्षेत्र में MDDA ने एक पुरानी मस्जिद को नक्शा न होने की वजह से सील कर दिया है, जिसके बाद से मुस्लिम सेवा संगठन मामले को लेकर सड़कों पर उतरा है। शुक्रवार को सेवा संगठन जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करने के लिए निकला, लेकिन भारी पुलिस बल ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। मुस्लिम सेवा संगठन का कहना है कि मस्जिद के सौंदर्यीकरण के लिए सरकार ने खुद बजट दिया था, ऐसे में नक्शे की जिम्मेदारी सरकार और कार्यदायी संस्थान की थी। थानो मस्जिद के लिए भी 8,03,000 रुपए का एलोकेशन होता है और एक सेट पैरामीटर तय होता है कि जो भी कार्यदायी संस्था इस पैसों को लगाएगी या कंस्ट्रक्शन करेगी उसका प्राधिकरण से नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा। तो कार्यदायी संस्था पेयजल विभाग थी और फंड जारी करने वाला अल्पसंख्यक विभाग था। अल्पसंख्यक विभाग ने फंड जारी करा। मस्जिद, गुरुद्वारा, बोधशाला और जितने
अकलियत के मकाम हैं इनके सौंदर्यकरण के लिए। तो यहाँ के लिए भी 8,03,000 रुपये का एलोकेशन हुआ, उसका मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है, उस फंड का मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है, उसका नक्शा पास नहीं कराया गया, वो पेयजल विभाग की जिम्मेदारी थी। आज मेरी उत्तराखंड सरकार से मांग है कि ये जो करप्शन एक हाई लेवल पे हो रहा है इसके खिलाफ उच्च स्तरीय जांच समिति बनाए और जो अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं कर्मचारी उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई। और देहरादून के राजपुर में 1 साल पहले हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 50,000 के इनामी आरोपी अमित भटेजा को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के मुताबिक संपत्ति विवाद के चलते अमित ने अपने सौतेले भाई अजय की हत्या की साजिश रखी थी। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए अपने सौतेले भाई की हत्या की सुपारी दी थी। सबसे आखिरी और जो इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड था, जो अजय भटेजा का भाई है, सौतेला भाई था, जिसने ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था, अमित भटेजा। प्रॉपर्टी के लालच में उसके द्वारा अपने ही भाई की हत्या कराने के लिए जॉनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और उसके बाद उनके द्वारा इसमें हत्या की गई थी। आज फाइनली जो मुख्य अभियुक्त है उसकी अरेस्टिंग पुलिस के द्वारा की गई है। इस प्रकार से तीनों ही अभियुक्त इसमें पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिए गए हैं और मैं एसपी सिटी और इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। 1 साल बाद एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम में एक व्यक्ति जिसकी हत्या की गई थी और जिसकी पैरवी कोई नहीं कर रहा था, पुलिस के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से इसका एविडेंस को सभी को एविडेंस को इकट्ठा करते हुए इसमें इसकी अरेस्टिंग की गई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस का। नैनीताल को सीएम धामी ने दी 13 विकास परियोजनाओं की सौगात, पौधारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश, बोले डबल इंजन की सरकार में तेजी से हो रहा विकास। अधूरे कार्यों पर फूटा देहरादून डीएम आशीष चौहान का गुस्सा, अंडरग्राउंड केबल परियोजना की देरी पर हुए नाराज, अधीक्षण अभियंता पर गिरी गाज, वेतन रोकने के निर्देश। पाकिस्तानी कनेक्शन मामले में हुई एक और गिरफ्तारी, रुड़की की पूजा को जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया गिरफ्तार, संदिग्ध ट्रांजैक्शन मामले में सोनम की राजदार। और प्रदेश के कई जिलों में हुई झमाझम बारिश, अगले 3 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट, आंधी तूफान और बिजली गिरने का भी खतरा।